अब हम लोग जानेंगे सैयद वंश के बारे में, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक है। ठीक है, इसके पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसे तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह, इसने पंजाब में एक सूबेदार की नियुक्ति की थी जिसका नाम था खिज्र खां। ठीक है, अब जब ये तैमूर लंग जो है ये आक्रमण करता है नसीरुद्दीन महमूद शाह पर, तो यह खिज्र खां जो है तुगलक वंश की सहायता न करके इसकी सहायता कर देता है तैमूर लंग की। ठीक है, जिससे क्या होता है, जैसे नसरुद्दीन महमूद शाह हार जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, और यह उसके बाद तुगलक वंश को लूटता है और यहाँ के संपत्तियों को भी लूटता है। उसके बाद तैमूर लंग वापस चला जाता है। ठीक है, तैमूर लंग वापस जाते समय खिज्र खां को यहाँ का मतलब 3 जगह का दीपालपुर का, लाहौर का और मुल्तान का इसको सूबेदार बना देता है। यही सूबेदार आगे चल के सैयद वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, अब ये खिज्र खां है, यही संस्थापक है सैयद वंश का। यह 1414 से 1421 तक इसका शासनकाल है। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्यों? क्योंकि यह डरता था तैमूर लंग से। ठीक है, इसने रैयत आला कहा। ठीक है, तैमूर का रैयत आला और तैमूर का मातहत कहा, मतलब मैं तैमूर का प्रतिनिधित्व हूँ। ठीक है, इसने तैमूर का जो पुत्र था, तैमूर का पुत्र जिसका नाम था शाहरुख, उसके नाम से सिक्के चलवाए, मतलब अपने नाम से सिक्के नहीं चलवाए। ठीक है, फरिश्ता एक थे। ठीक है, उन्होंने इसे उदार व न्यायप्रिय शासक कहा था। ठीक है, इसकी मृत्यु 1421 में हो जाती है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर इसके बाद इसका मुबारक शाह है जो 1421 से 1434 तक इसका पुत्र है, यही गद्दी पर बैठता है। खिज्र खां का ये पुत्र है। ठीक है, यह सुल्तान की उपाधि भी धारण करता है और अपने नाम के सिक्के चलवाता है। ठीक है, और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। ठीक है, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं सैयद वंश का। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट पे क्या है कि यमुना नदी के किनारे इसने मुबारकाबाद नगर बसाया था। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही यानी इसी के चरित्र पर इसने किताब लिखी है, तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, 1434 में इसकी हत्या हो जाती है। कौन कर देता है? सरवर उल मुल्क। जानिए इसकी हत्या कैसे होती है। ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह है, इसका एक वजीर था जिसका नाम है सरवर उल मुल्क। ठीक है, सरवर उल मुल्क यही था। ये क्या था, तो ये पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया था। ठीक है, इसी ने इसकी हत्या करवाई थी मोहम्मद शाह की। ठीक है, 1434 से 1445 तक इसका शासनकाल था और इसका प्रभाव ज़्यादा था, मतलब सरवर उल मुल्क का प्रभाव इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा था। ठीक है, और इधर एक तरफ बहलोल लोदी जो की शक्ति में भी विस्तार हो रहा था। बहलोल लोदी, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी के कहा था कि बहलोल लोदी जो है ये मेरे पुत्र के समान है। ठीक है, मेरे पुत्र के समान है। और इसने बहलोल लोदी के मतलब मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को एक उपाधि भी दी थी जिसका खान खाना की उपाधि भी दी थी। 1445 में इसकी हत्या हो जाती है। इसकी हत्या के बाद इसका पुत्र मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन शाह, आलम शाह, यह गद्दी पर बैठता है। यह ही सैयद वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, यह अयोग्यतम शासक है। क्यों? क्योंकि जब इसको गद्दी मिली दिल्ली की 1446 में, तो यह बदायूं की यात्रा पर गया और उसके बाद यह दिल्ली कभी वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है और मुझे बदायूं ही पसंद आ गया है, मुझे बदायूं ही रहना है। तो यह राजा से बदायूं का राज्यपाल बन गया और दिल्ली में अब संघर्ष हो गया। ठीक है, जब दिल्ली में संघर्ष हो गया तो बहलोल लोदी ने सत्ता संभाली, क्योंकि यही एक योग्य राजा था। तो इसने 1451 में अपना राज्याभिषेक किया और लोदी वंश की नींव डाली। ठीक है, अब लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। यह सल्तनत काल का अंतिम राजवंश था। ठीक है, और यह सल्तनत काल का पहला अफगान वंश था। ठीक है, इसमें 3 शासक हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी के बारे में जान लेते हैं। इसका बचपन का नाम बल्लू था और इसे सरहिंद का सूबेदार भी बनाया गया था। इसने 1451 से 1489 लगभग 45 वर्ष तक शासन किया था, जो सबसे लंबा शासनकाल था। ठीक है, बहलोल लोदी जो है अपने नाम का एक सिक्का भी चलवाया था, जो अकबर के समय तक यही सिक्का चलता रहता है। ठीक है, इसने सरकी साम्राज्य को वापस सल्तनत में मिला लिया था, जो सरकी साम्राज्य जो जौनपुर तुगलक वंश का था। ठीक है, इसकी मृत्यु 1489 में हो जाती है। ठीक है, अब लोदी वंश के बारे में हम जान लेते हैं। 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। यह अफगानी पद्धति पर विश्वास करता था, यानी यह भाईचारे के सिद्धांत पर विश्वास करता था, यानी ज़्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, युद्ध में। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक। ठीक है,
भूभाग जीतकर सल्तनत मिला लिया था जौनपुर में, ये तो हमने बता ही दिया। फिर सिकंदर लोदी अब आते हैं इनका काल, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासनकाल है इसका, और यह बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी भी है। ठीक है, यह तलवारबाज चलाने में बहुत ही माने बहुत ज़्यादा पारंगत था। ठीक है, ये एक योग सेनापति भी था, और अफगानी पद्धति को इसने समाप्त किया। अफगानी पद्धति मतलब वही भाईचारे वाली पद्धति को समाप्त किया इसने, युद्ध पद्धति को वो श्रेय दिया। ठीक है, और इसने कठोर शासन व्यवस्था की। जैसे 1504 में आगरा नगर की स्थापना की, यानी पहली बार आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की। कब की? तो 1506 से, और यही अपनी राजधानी भी बसाया। मुस्लिम महिलाओं को पीर फकीर की मज़ार पर जाने से रोक दिया। इसने कहा कि महिलाएं कुछ समय में, साल में कुछ समय ऐसा होती हैं जब महिलाएं अशुद्ध होती हैं, अपवित्र होती हैं, तो उनको पीर फकीर मज़ार पे जाने से रोक लगा दी थी इसने। और इसने यह भी कहा था कठोर नीति के पालन के संदर्भ में कि अगर मैं अपने गुलाम को पालकी में बैठा दूँ तो मेरे दरबारी, यानी इसके जो दरबारी और अमीर थे, वो इसकी सेवा करेंगे, इसने कहा था। ठीक है, मतलब यह कठोर नीति का पालन करा। और उसके बाद ताजिया निकालने पर भी इसने रोक लगवा दी। ठीक है, कि कोई मुसलमान ताजिया नहीं निकलवा सकता है। और यमुना नदी में हिंदू स्नान नहीं करेंगे, इसने कहा कि न ही बाल मुड़वाएंगे और न ही शवदाह करेंगे। ठीक है, अर्थात ये हिंदुओं पे अंकुश लगा रहा है। फिर इसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया, जो 30 इंच का होता था। ठीक है, और इसने गुलरुखी उपनाम से कविता भी लिखता था। ठीक है, यह कविता भी कवि भी था जो गुलरुखी उपनाम से कविता भी लिखा था। संगीत में इसने लज्जत सिकंदर शाही, ठीक है, और आयुर्वेद में फरहंग सिकंदरी नामक विभाग की भी स्थापना की थी। इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। फिर आ जाता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। यही एक ऐसा है इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में पहला सुल्तान है, मतलब युद्ध के मैदान में मारा गया था। यानी पहला यही एक सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में लड़ते समय मारा गया था। ठीक है, सल्तनत काल का यह अंतिम शासक है। इसके बाद मुगल आ जाएंगे। ठीक है, अब यही पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, जो किसके बीच होगा? पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होगा। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और बाबर जीत जाता है। ठीक है, कैसे जीतता है अभी बताते हैं हम आपको। इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, और पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां, ये दोनों इब्राहिम लोदी की सहायता न करके बाबर को आमंत्रित कर देते हैं। क्यों? इस पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, अब बाबर जो है यह आक्रमण करता है इब्राहिम लोदी पर, और साथ ही साथ ये राजपूत जो राणा संघ है ये भी चाहता है कि ये गद्दी पर न बैठे ताकि मैं गद्दी पर बैठ जाऊँ। ठीक है, तो ये भी प्रेरित करता है युद्ध करने के लिए बाबर को कि आप आइए और इसके साथ युद्ध करिए, इसको हराइए। जबकि ये राजपूत राणा सांगा जो था घटौली के युद्ध में और रक्तौली के युद्ध में हारा था। किससे? इब्राहिम लोदी से। उसके बाद यही बाबर इसको हरा देते हैं, और उसके बाद मुगलिया सल्तनत की शुरुआत हो जाती थी। यानी मुगल काल का 1526 से 1707 ईस्वी से इसकी शुरुआत होता है, जिसमें बाबर पड़ा है। उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर के जहांगीर का शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस प्रकार मुगल काल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आ जाती है। ठीक है, और उत्तरवर्ती मुगल काल में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में बनते हैं। ठीक है, अब बाबर के बारे में हम जान लेते हैं, इसके परिचय थोड़े। बाबर के जन्म जो है फरगना में बाबर का जन्म फरगना में हुआ था 1483 में। यह कौन सा तुर्क था? तो यह चगताई तुर्क था। जैसे इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, वैसे यह चगताई तुर्क था। ठीक है, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इसके पिता ने 2 चीज़ें खोज की थी, एक इसकबाजी और दूसरा कबूतरबाजी। इसकबाजी का मतलब वो पत्तों वाला, इसकबाजी यही था जो कबूतर मतलब कि कबूतर का एक खेल होता था जिसमें कबूतरों को दाना दिया जाता था। ठीक है, और इसी से ये छत पर जब दाना दे रहा था तो अभी ये गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पिता की, बाबर के पिता की, उमर शेख के। ठीक है, ये तैमूर वंश का था। ठीक, और माता जो थी वो कुतुलुग निगार मंगोल वंश के थे, यानी चंगेज खां के मंगोल वंश के थी इसकी माता। ठीक है, और राज्याभिषेक इसका 11.5 साल की आयु में लगभग 1494 में हुआ था। और इसके बारे में पहले ये जान लेते हैं कि भारत पे आक्रमण करने से पहले ये फरगना का सूबेदार था। ठीक है, और उज्बेकिस्तान के
में इसके बीच हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। तो उज़्बेकिस्तान वाले लोग ने इसके मार कर हरा कर इसको काबुल भेज दिया था। तो ये बेचारा काबुल आकर यहाँ पर पहला युद्ध करता है और ये जीत जाता है। कौन? बाबर। उसके बाद यह फिर यहाँ से दिल्ली पर अटैक करता है इब्राहिम लोदी पर, और पानीपत का पहला युद्ध होता है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है। उज़्बेकों से पराजित होकर बाबर ने 1504 में काबुल विजय किया और उसी समय यह पादशाह, जिसको बाद में आगे चलकर बादशाह की उपाधि करते हैं, धारण कर लिया। ठीक है। बाबर का भारत में आगमन। बाबर जो है भारत विजय का उद्देश्य बाबर ने निम्न कारणों से बनाया। क्यों? क्योंकि काबिल की गरीबी थी, मैंने काबुल में बहुत गरीबी थी। ठीक है। यह अपने सैनिकों को सही तरीके से उनकी मतलब देखभाल और रक्षा नहीं कर सकता था। ठीक है। वहाँ के लोगों को भी रक्षा नहीं कर सकता था, वहाँ बहुत गरीबी थी। और उज़्बेकों संघर्ष था। ठीक है। उज़्बेकिस चाहते थे कि यह कभी भी फरगने वापस नहीं लौट कर आए, और भारत में अस्थिरता थी। ठीक है, गद्दी को लेकर, और इसलिए महत्वाकांक्षा यह चीज़ अपनाए और भारत विजय करने के लिए निकल जाएगा। 1518 से 1519 में सुरजाइयों जनजाति को पहला अभियान किया। ठीक है। और बाजार और भेरा किला जो तोप का प्रयोग किया था, यहीं पे बाजार और भेरा किला में तोप के प्रयोग से इन लोगों को, यूसुफ जनजातियों को पहले हराया। ठीक है। फिर 1520 में इसने दोबारा बाजार और भेरा में किला में जीता था। ठीक है। 1524 में पेशावर अभियान किया था, जिसमें इब्राहिम लोदी के सूबेदार दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खां बाबर को दिल्ली आक्रमण के लिए संदेश भेजता है। ठीक है। उसके बाद 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है। बाबर की